हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ आदित्य। आई एम अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। और यार आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यार बायोलॉजी में ऑब्वियसली 360 लाने की सभी सोचते हो और वो लाना भी इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि मेरे आए थे तो मैं समझता हूँ कि तुम्हें वो चीज़ें बताऊँ कि मैंने लास्ट 2-3 मंथ्स में क्या किए थे। एंड तुम्हें थंबनेल या टाइटल से ये नहीं पता होगा कि वीडियो में आगे क्या बताने वाला हूँ, क्योंकि जो मेन चीज़ इस वीडियो की है जो मतलब ये तुम्हारे लिए ये वीडियो काम की क्यों है। ये काम की इसलिए है क्योंकि मैं तुमको अपना शेड्यूल बताऊँ, अपना बायो पढ़ने का तरीका बताऊँ, तो वो ये साल भर ये था कि मैं पेपर के मॉक टेस्ट के 1 दिन पहले या मैक्सिमम बहुत बड़ा सिलेबस है तो 2 दिन पहले से पढ़ता था। फिर पेपर दिया, भूल गया, फिज़िक्स केमिस्ट्री फिर से पढ़नी चालू। कुछ इस तरीके का मेरा शेड्यूल चला हुआ है पूरे साल। और उसके बाद जो मैंने बायो पे मेन अपना फ़ोकस किया था, और उस टाइम मेरे को पता था, मेरे को स्टार्टिंग से पता था कि मैं लास्ट के 2-3 महीने में बायो में कुछ तो अच्छा करूँगा जिससे मेरे नंबर बन जाएँगे, तो उस टाइम मुझे टेंशन नहीं होती थी। तो वो मैंने क्या चीज़ें की वो तुम्हें आज बताऊँगा। और आगे आने वाले भी पूरे तुम्हारे महीने बचे हुए हैं, जनवरी, फ़रवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंथ फॉर द बायो। बट हाँ, बायो कहाँ ज़्यादा करनी है, कहाँ कम करनी है, और कम करनी है तो इसकी जगह क्या करना है ये भी बताऊँगा। एंड आई कैन बेट यू जिसके 350 पे अटक रहे हैं, मतलब वो एक्यूरेसी से चूक जा रहा है 360 के लिए, या फिर जो 300 पे ही रह रहा है, जिसको जो कॉन्सेप्ट से चूक जा रहा है 360 के लिए, उन सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। प्लस जिनके 300 भी नहीं बन रहे हैं, आई एम डैम श्योर कि उनके भैया 330 प्लस तो आने लगेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ, ध्यान सुनना। इस वीडियो की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये कोई मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं कि तुम्हें लास्ट मंथ की इंपॉर्टेंस, पहले बात तो समझाऊंगा मैं तुम्हें लास्ट मंथ की इंपॉर्टेंस समझाने वाला हूँ कि क्या इंपॉर्टेंस है लास्ट मंथ की। दूसरा, हाउ मच टाइम यू शुड गिव टू द बायोलॉजी इन अपकमिंग मंथ्स। जो तुम्हारे आगे आने वाले महीने हैं उसमें तुम्हें बायो को मंथ वाइज कितना टाइम देना है। तुम कहीं उसे जनवरी में ही बहुत ज़्यादा टाइम देके बैठ गए, फिर लास्ट जाते जाते भूल गए, तो वो फिर गलत होगा ना। तो तुम्हें मंथ वाइज बताना बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारी चीज़ें कैसे चलनी चाहिए। फिर आएगा मंथ वाइज तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन कहाँ से और कैसे करना है। मैं तुम्हें अपना बताऊँ, इस चीज़ को मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ कि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस जो थी साल भर सिर्फ और सिर्फ डीपीपी की है, मॉक टेस्ट किया है। क्योंकि उस टाइम मेरे एक ऋषभ चौबे सर थे, डॉक्टर ऋषभ चौबे सर रिस्पेक्टेड। उनने बताया था कि तुम अभी कितने भी हार्ड हार्ड क्वेश्चन कर लो, तुम लास्ट में तो जाके भूल जाओगे, क्योंकि बायो के क्वेश्चन करने से तुम्हारे कॉन्सेप्ट नहीं बनते, बल्कि तुम्हें याद रहने वाली चीज़ें होती हैं। तो तुम अभी के बजाय लास्ट में क्वेश्चन कर लेना। एंड सेम थिंग आई डिड कि मैंने जो मार्च और अप्रैल था ना, मार्च एंड अप्रैल, उसमें मैंने बायो के क्वेश्चंस भर भर के लगाने स्टार्ट किए थे। मैंने चैप्टर वाइज असर्शन रीजंस उठा लिए थे, वो भी ऐसे तैसे क्वेश्चन नहीं, असर्शन रीजंस सिर्फ उठाए थे अलग से। और बाकी मेरी सारी प्रैक्टिस जितनी भी थी बायो की, वो सब डीपीपी और मॉक टेस्ट से हुई थी। और ये तुम्हें भी ध्यान रखना, अगर नहीं हुई तो मार्च एंड अप्रैल में चैप्टर वाइज असर्शन रीजंस तुम्हें नेट पर मिल जाते हैं, जाके उसे सॉल्व कर लेना बस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है, बाकी रिविजन मंथ वाइज ये तुम्हें आगे बताऊँगा, ठीक ना। अब आता हूँ, डिफरेंट ट्रिक्स आई यूज टू रिमेंबर एनसीईआरटी लाइंस, ये भी तुम्हें बताऊंगा। नंबर ऑफ रिविजन्स यू नीड अकॉर्डिंग टू चैप्टर, यानी कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर तुम्हारा कितना नंबर ऑफ रिविजन मांगता है, या मैं ऐसे बोलूँ कि मैंने कितने रिविजन उस पर्टिकुलर चैप्टर को दिए थे। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने बताए जिससे तुम समझ पाओ कि हाँ, इस तरीके के चैप्टर्स को हमें ज़्यादा रिविजन्स देने हैं। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ पहले मंथ वाइज इंपॉर्टेंस क्या है बायोलॉजी की। ध्यान सुनना, बायो का सिलेबस अगर तुम्हारा जनवरी से पहले भैया हो चुका है, देन यार तुम बहुत मस्त चीज़ है, तब कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हुआ ना तो स्टार्टिंग के 10 डेज़ में, स्टार्टिंग 10 डेज़ यानी 10 जनवरी तक कोशिश करो कि कर लो वन शॉट से या कहीं से एनसीईआरटी से। उसे करने के बाद क्या करना है तुम्हें, जनवरी, फरवरी और मार्च में मेनली ध्यान से सुनना, जो वीक हैं उनकी रीडिंग लेनी है, प्लस मॉक टेस्ट के लिए जो भी आएगा तुम्हारा इन दौरान जो पेपर्स होंगे उसके लिए तुम्हें बायो पढ़ लेनी है। इतना करना है। और बेयरली तुम्हें 1-2 घंटे, बहुत ज़्यादा तुम वीक हो बायो में तो 3 घंटे, उससे ज़्यादा बायो को नहीं देने हैं डेली। छुट्टियों में थोड़ा और मैनेज कर लेना, संडे वगैरह के दिन, बस इतने टाइम में काम चल जाएगा। तो इसकी जगह हमें क्या करना है, इसकी जगह तुम्हें ध्यान देना है फिजिक्स और केमिस्ट्री पे। बहुत तेज़ सिलेबस भाग रहा होगा तुम्हारा इन दोनों का, इसको साथ साथ पढ़ना भी है और रिवाइज भी करना है। और कोशिश ये रखनी है कि बाय द एंड ऑफ द सिलेबस, जब तुम्हारा टीचर तुम्हारा सिलेबस ख़त्म करें तो तुम भी उस टाइम श्योर हो कि हाँ बस यही चैप्टर बचा है जो मेरा सर ने भी कराया, बाकी मैंने सारा पढ़ लिया इसके पहले का। तो अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री को तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम देना है। कब कब मैंने बोला, जनवरी, फेब, और कुछ पोर्शन केमिस्ट्री का तुम्हारा मार्च में भी जाता है। तो वो चीज़ें तुम थोड़ा सा मैनेज कर लें, बस ये चीज़ कर लोगे ना तो तुम थोड़ा सा रिलैक्स रहने वाले हो बाद में। इसके बाद आता हूँ अप्रैल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ फॉर द बायो। एंड लिटरली बता रहा हूँ, मेरे 360 का रीज़न यही है। सिर्फ मैं तो ओनली रीज़न यही बोलूँगा, मेजर कॉज जो मेरे 360 का है वो यही है। ध्यान सुनना, मेरा शेड्यूल क्या होता था एक प्रकार से। अप्रैल में मैं सुबह उठा, मुझे कोई प्लानिंग नहीं होती थी,
6 बजे सुबह नहा धो के पढ़ने बैठता था हमेशा, और एनसीईआरटी उठाई बायो की 11th-12th, बस इतना डिसाइड करता था कि ये पढ़ना है। 4-5 चीज़ें, 4-5 चैप्टर उठा लिए, पढ़ डाले। शाम के 4 बज गए, 5 बज गए, वो फ़र्क नहीं पड़ता था, एनसीईआरटी पढ़ता रहता था। और इससे इतनी तगड़ी हैबिट बन गई थी ना मेरी, धीरे धीरे लाइक ऐसे करते करते जैसे मुझे अप्रैल के 10-15 दिन बीते ना, मेरी ऐसी हैबिट बन गई थी कि मैं ज़्यादा चैप्टर्स करने लगा था। और इसी का नतीजा ये था कि जस्ट बिफोर द नीट, जैसे मेरा नीट एग्ज़ाम पास आने वाला था ना, मैंने 2-3 दिनों में अपनी पूरी एनसीईआरटी फिर से रिवीजन कर ली थी। एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो मैंने बोला था, तुम जो सिली मिस्टेक से चूक जाते हो 360 पाने से, या फिर जो कॉन्सेप्चुअली चूक जाते हैं एनसीईआरटी की लाइन, उनको लगता है कि ये कहाँ थी, ये तो हमने पढ़ी ही नहीं। ये सब का सोल्यूशन बस यही है। ये तुम अप्रैल में पूरी एनसीईआरटी भर भर के पढ़ो, और जस्ट बिफोर नीट तुम 2-3 दिन पहले, मतलब मेरा पेपर जो था 5 मई को था, तो मैंने 1, 2, 3 तारीख दी थी अपनी पूरी एनसीईआरटी को कवर करने के लिए। 4 तारीख को मैंने फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ ली थी, और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें समझ के चलना पड़ता है। अब आता हूँ, मतलब ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वीडियो की बोलूँगा, ये कर लेना भाई लास्ट में। तुम बाद में मुझे थैंक्स बोलोगे कि हाँ ये काम करती है चीज़ें। फिर आता हूँ सम ट्रिक्स टू रिटेन एनसीईआरटी लाइन्स। खासकर अभी जब तुम जल्दबाजी में पढ़ोगे मान लो, तो कुछ ट्रिक्स होती थी जो मैं छोटी छोटी यूज़ करता था। वो जान लो कि कोई भी एनसीईआरटी की ऐसी लाइन जो तुम्हारे दिमाग में आया कि यार अगर ये लाइन दे दी एग्जामिनर ने, तो कम से कम 15 लाख बच्चा तो नहीं कर पाएगा इसे, इतनी टफ लाइन है। उसे क्या करो, एनसीईआरटी की ही लैंग्वेज में एनसीईआरटी की मार्जिन पे लिख लो। ये तो क्या ही मतलब हुआ, इसका मतलब बताता हूँ क्या है। जैसे कि कोई भी चीज़ हाईलाइट करना और मार्जिन पे लिखना, पहली बात तो तुमने एक बार उसे लिखा, दूसरा ये पेज पलटते ही तुम्हारा उस पर ध्यान जाएगा। तुम कभी भी ना चाहते हुए भी पेज पलटोगे, तुम्हें वो लाइन दिखने वाली है और वो तुम्हें याद हो जाएगी। एनसीईआरटी की लैंग्वेज में लिखने का मतलब ये है, पेपर उसमें आता है तो कंफ्यूज नहीं होगे कभी भी स्टेटमेंट या सर्च रीजन बना, तो दैट इज़ इट। तो ये यूज़ करता था। दूसरा ये था, डायग्राम्स भी कैसे याद रखता था दिमाग में। तो बायो हैक मैं हमेशा कहता हूँ भाई, एक बुक आती है जिसमें डायग्राम्स की मार्किंग हटाई होती है। तुम्हें बस डायग्राम देखने हैं, एकदम ब्लैंक है, लाइंस खींची हुई, तुम्हें बताना है कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है। इस तरीके से कर लोगे, फॉर श्योर तुम्हें डायग्राम दिमाग में बैठ जाएगा। अगली चीज़ बताता हूँ, नंबर ऑफ़ रिवीजन जो तुम्हें चैप्टर वाइज चाहिए होंगे। यार देखो, मैं अपना बताऊंगा कि मैंने कौन सा चैप्टर कितनी बार रिवाइज किया था। इट डिपेंड्स ऑन यू, तुम्हें जो लगे तुम समझ लेना इस हिसाब से, ठीक है ना। ह्यूमन फिजियोलॉजी के मैंने मोस्टली चैप्टर्स 1-2 बार ही पढ़े थे। थोड़ा तुम्हें अजीब सा लगेगा, क्योंकि मेरे जो टीचर थे जिनसे मैंने पढ़ा था, मनीष दुबे सर, उनके यार नोट्स में ही इस तरीके से उन्होंने फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में समझा दिया था कि एनसीईआरटी पूरी कवर सी लगती थी। कुछ पॉइंट्स होते थे उन्हें मैं अलग से लिख लेता था एनसीईआरटी के मार्जिन्स वगैरह पे, तो एनसीईआरटी जल्दी हो जाती थी और याद थी मुझे। तो 1-2 बार ही मैंने की थी, यानी अप्रैल मंथ में, ध्यान देना, अप्रैल मंथ में मैंने 1-2 बार ही की थी। और एक चैप्टर इसमें से जो निकल के आता है वो है हार्मोन वाला चैप्टर, लास्ट चैप्टर तुम्हारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का। वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसे तो मैं कहता हूँ 5-6 बार पे भी मुझे फाइनली सही से याद नहीं हो पाया था। और ये कन्फ्यूजिंग भी था थोड़ा सा, मैं कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ में कन्फ्यूज़ हो जाता था, ठीक है। दूसरा चीज़ आता है प्लांट फिजियोलॉजी, 3-4 बार हर चैप्टर करना बहुत ज़रूरी है। एंड फोटोसिंथेसिस जैसा चैप्टर 5-6 बार मैंने किया था। इनफैक्ट कुछ टॉपिक जैसे कि मैंने C4 साइकिल, इनफैक्ट मैंने जो C4 साइकिल थी उसे 8 से 10 बार किया था अपने से। ये मुझे याद आता है अभी तक, मतलब मुझे याद ही नहीं हो रहा था वो चीज़ें, तो वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है एवोल्यूशन जैसा टॉपिक, जूलॉजी का 5-6 बार करना ज़रूरी है। द सेम थिंग, कन्फ्यूजिंग टॉपिक है, तुमसे अभी नहीं हो रहा होगा। जब लगातार मॉक टेस्ट दोगे ना, तुम खुद ये चीज़ नोटिस करोगे कि यार एवोल्यूशन तुमसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ करा रहा है। स्पीसीज़ के नाम तक तुम भूल जाओगे, जो तुम्हें सबसे आसान लगता होगा अभी तक। फिर आता है जेनेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, उसका स्टार्टिंग के 2-3 पेज उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखते, क्योंकि वही क्रिस क्रॉस वगैरह सिखाएगा, वो सबको पता होता है। बाकी का एनसीईआरटी जो इसकी 3-4 बार पढ़ना ज़रूरी है, स्टार्टिंग का 1-2 बार पढ़ लेना। फिर आता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, 1-2 बार पढ़ लेना यार। लेकिन रुको, लास्ट का कुछ पार्ट है जो टीचर्स, मतलब वो कॉन्सेप्चुअल नहीं है, थोड़ा सा रटने वाला है, और एनसीईआरटी से उससे क्वेश्चन बनते हैं तो छूटते भी हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाला पार्ट, इट इज़ मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। उसके अराउंड जितना स्टफ़ है वो पढ़ लेना अच्छे से, 4-5 बार कम से कम पढ़ लेना उसकी एनसीईआरटी, ठीक है। तो यार होप करता हूँ तुम्हें इस वीडियो में समझ में आओगे मैंने क्या क्या चीज़ें की थी। एंड तुम अगर ये सारी चीज़ें अप्लाई करते हो, मंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने बताया, टाइम वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन बताया, और चैप्टर वाइज कितनी इंपॉर्टेंस, कितना रिवीजन करना है वो जो मैंने बताया, अगर ये चीज़ सब कुछ कर लेते हो तो तुम्हारे नंबर अच्छे आ जाएंगे बायो में। ये मैं श्योर हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि बहुत लोगों ने इस चीज़ को ट्राई किया है। इनफैक्ट मेरा ही भाई है वो करता है, तो उसके नंबर अच्छे आते हैं, तो तुम्हें क्या ही बताऊँ, ठीक है ना। बाकी हेल्प मी टू हिट 10K सब्स, मेरे 10K सब्स होने ही वाले हैं।
जल्दी कहता नहीं मैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, आज कह रहा हूँ। एंड यार इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और बता के जाना कोई टॉपिक अगर तुम्हें डाउट हो तो। बाय बाय।